हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जे एडवांस्ड सैम्पल पेपर 1 के पेपर 2 को डिस्कस करेंगे। लेकिन एक नज़र पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। सेक्शन 1 में 4 क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं और ओनली 1 ऑप्शन जो है सो करेक्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक ब्लॉक है ऑफ मास m इज ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ एंगल थीटा दी एंगल दिया हुआ है। द फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लेन इज म्यू, फ्रिक्शन एक कोफिशिएंट दिया हुआ है एंड tan थीटा इज ग्रेटर देन म्यू। tan थीटा इज ग्रेटर देन म्यू का मतलब है कि ये स्लाइड करेगा। जैसे ही tan थीटा इज इक्वल टू म्यू होता है, हमें पता है कि किसी भी इंक्लाइंड प्लेन के केस में, इंक्लाइंड प्लेन है, ये एंगल थीटा है और इस पर जो ब्लॉक रखा हुआ है इसके बीच में फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है। तो tan थीटा इज इक्वल टू म्यू पर वो लिमिटिंग वैल्यू है जहाँ पर ये जस्ट मूव स्लाइड करने की सिचुएशन में होता है। और tan थीटा इसको यदि हम इससे और ऊपर उठा दें तो ये स्लाइड करने लगेगा। तो यहाँ पर वही एंगल दिया हुआ है, tan थीटा इज ग्रेटर देन म्यू, मतलब वो स्लाइड करेगा अपने आप। यदि इस पर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे तो स्लाइड करेगा। आगे क्या कर रहा है, द ब्लॉक इज हेल्ड स्टेशनरी बाय अप्लाइंग ए फोर्स P पैरेलल टू द प्लेन। ये P दिखा रहा है, ये फोर्स लगा रहा है ऊपर के डायरेक्शन में, और इस पर जो फोर्स लग रहा है अपना वो कितना है, mg इधर है, लेकिन और उसका 2 कंपोनेंट हम डिसाइड कर सकते हैं। ये एंगल हो गया थीटा, तो ये हो गया mg cos थीटा इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और इधर हो गया mg sin थीटा। तो ये इंटरेस्टिंग नहीं है, ये आएगा इंटरेस्टिंग जब इसमें फ्रिक्शनल फोर्स निकालेंगे। इस पर नॉर्मल रिएक्शन लगेंगे n, और n जो है सो mg cos थीटा के बराबर होगा। और यदि फ्रिक्शन फोर्स लगेगा तो उसका लिमिटिंग वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू जो है वो होगा म्यू टाइम्स n, मतलब म्यू mg cos थीटा। ये मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स है। फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा इतना नहीं लगेगा। फ्रिक्शनल फोर्स जो है अभी स्टैटिक है, जब तक रुका हुआ है, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो लगेगा वो एडजस्टेबल फोर्स है, वो 0 और इसके बीच में होता है। जरूरत के हिसाब से वो फोर्स लगाएगा ताकि ये रुका हुआ रहे। लेकिन जब ये स्लाइड करने लगेगा तो जो इसका मैक्सिमम वैल्यू है म्यू mg cos थीटा वो लगेगा इस पर। यदि वो स्पेसिफाई ना करे कि काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स कुछ और है, तो यूजुअली थोड़ा सा, बहुत थोड़ा कम होता है जब वो स्लाइड करता है, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है वो इस एफ मैक्स से थोड़ा कम होता है, बहुत थोड़ा कम। एनीवे, आगे यहाँ पर देखते हैं कि इसको स्टेशनरी रखा हुआ है, इस पर एक फोर्स लग रहा है। अब हम सब ये सारी चीज़ों को हटा देते हैं। फिलहाल यदि इसमें फ्रिक्शन नहीं होता तो mg sin थीटा फोर्स नीचे लगता और ये p फोर्स ऊपर लग रहा है, ठीक है। और अब यहाँ पर दो बातें हो रही हैं, लेकिन पहले क्वेश्चन देख लेते हैं पूरा। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स पॉइंटिंग अप द प्लेन इज टेकन टू बी पॉजिटिव। इधर जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव है और इधर जो डायरेक्शन होगा तो उसको नेगेटिव लेना पड़ेगा, इसका ऑपोजिट 180 डिग्री। एच पी इज वेरीड फ्रॉम p इक्वल टू mg sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा। p जो है सो स्टैटिक नहीं है, ये वेरी करता है। ये मिनिमम इतना है से मैक्सिमम इतना तक जाता है, और इसके बीच में एक वैल्यू आता है, ये मिनिमम मैक्सिमम के बीच में वैल्यू, जैसे ये बढ़ रहा है तो ये वाला जो है सो छोटा होकर चला जाएगा और एक समय 0 हो जाएगा और उसके बाद में फिर बढ़ने लगेगा। तो इसके बीच में, एकदम जस्ट बीच में p का एक वैल्यू आएगा, p0 कहें, वो mg sin थीटा है। और जब ये p0 mg sin थीटा है तो इस पर जो फोर्स लग रहा है इस along द प्लेन डाउनवर्ड, वो और ये दोनों, ये तो हमें साफ लगता है, ये हमें साफ लगता है, तो वो दोनों जस्ट इक्वल हो गया।
इसका मतलब है कि वो रुक जाएगा और कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स काम नहीं करेगा, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स तो तब काम करता है जब उसको रोकने के लिए काम करता है। यदि एक्स्ट्रा जो फोर्स लग रहा है उससे मूव करने की कोशिश कर रहा है तो उसे रोकने के लिए वो लगता है। लेकिन यहाँ पर जो नेट फोर्स है वो जीरो ऑलरेडी है। एक mg sin थीटा नीचे लगा और ये p ने इतना ही लगाया तो रुका हुआ है। तो ये दोनों फोर्सेस के बीच में एक एग्जैक्टली बीच में वो एक पोजीशन है जहाँ पर एक फोर्स जो है तो जीरो होगा, फ्रिक्शनल फोर्स जीरो होगा, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स को लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ा, ये अपने आप बैलेंस है। तो वो सिचुएशन कहाँ पर दिख रहा है? वो सिचुएशन यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है। तो यही दोनों में से कोई एक आंसर होगा आपका। ठीक है, अब यहाँ पर डायरेक्शन, ये देखिए इसका जस्ट मिरर इमेज है। डायरेक्शन यहाँ पर अलग है, यहाँ पर डायरेक्शन अलग है। ये दोनों में से कौन होगा? ये दिखा रहा है कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो है नहीं। फ्रिक्शनल फोर्स जो है सो ये जीरो यहाँ दिखाया नहीं दोनों के बीच में, यहाँ पर जो है सो जीरो दिखा रहा है। एनी मूव करते हैं आगे। तो ये होगा, यही होगा। ये चूज करने के लिए हम क्या देखते हैं? आप देखिए p sin थीटा, ये हमारा p नॉट है, राइट? इसको हम p नॉट बोल रहे हैं, जो कि mg sin थीटा है। अब p यदि हमारा p नॉट से कम है, एक केस ये होगा। इधर हम लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, तो क्या होगा? ये जो फोर्स लग रहा है वो कम है और इधर ये जो फोर्स लग रहा है वो ज़्यादा है। तो क्या होगा? ये नीचे स्लाइड करेगा, ये स्लाइड करेगा डाउनवर्ड। तो फोर्स किधर लगेगा? फ्रिक्शनल फोर्स। ये फ्रिक्शनल फोर्स जो है ये लगेगा अपवर्ड। स्लाइड डाउनवर्ड करेगा तो अपवर्ड लगेगा। अपवर्ड मतलब कि पॉजिटिव। और दूसरा केस इधर यहाँ लिख देते हैं, p जब mg sin थीटा, ये वाला वैल्यू बीच में, उससे जब ज़्यादा है, p का वैल्यू तो ये बहुत कम है ना, इससे कम है, इससे ज़्यादा है। जब p इक्वल टू mg sin थीटा से ज़्यादा है तो ये स्लाइड किधर करेगा? स्लाइड नहीं करेगा, स्लाइड करने का कोशिश करेगा, टेंड टू स्लाइड अपवर्ड स्लाइड करने की कोशिश करेगा। और तब फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा? डाउनवर्ड, मतलब नेगेटिव। तो p नॉट से कम वैल्यू के लिए ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है अपवर्ड लग रहा है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव यहाँ से यहाँ तक है और इधर ये नेगेटिव है। ये फ्रिक्शनल फोर्स है, इधर नेगेटिव है। तो यही वाला आपका सही आंसर होगा, ये नहीं है। तो यहाँ पर कोई क्वांटिफिकेशन हमने नहीं किया, हमने जस्ट उसका डायरेक्शन चेक किया और डायरेक्शन चेक करके आंसर बता दिया। क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, आपको पहले आंसर बताना है, आपको वो इक्वेशन नहीं लाना है। आप यदि चाहो तो इक्वेशन ला सकते हो कि कैसे ये फोर्स जो है सो इसका स्लोप यहाँ निगेटिव है, दोनों केसेस में आप देख सकते हो उसको ला के। लेकिन यहाँ पर जस्ट वैसे ही मुझे पता चल गया डायरेक्शन कैसे है कि ये दोनों के बीच में एक फोर्स है mg sin थीटा। वहाँ पर उतना फोर्स जब लगेगा p इक्वल टू p नॉट है तो नेट फोर्स जीरो है, कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगेगा ये बीच वाला। इससे जब कम लगेगा तो डाउनवर्ड फोर्स जो है ज़्यादा है। ये जो अपवर्ड लग रहा है वो mg sin थीटा से कम है, तो नेट फोर्स जो है सो लेफ्ट डाउनवर्ड है, मतलब डाउनवर्ड स्लाइड करने का कोशिश करेगा। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स एक्शन में आएगा, बोलेगा तुम पीछे नीचे स्लाइड करो, और उसको रोकने की कोशिश करेगा, अपवर्ड फोर्स लगाएगा इधर। तो अपवर्ड फोर्स को हम पॉजिटिव कहते हैं, पॉजिटिव यहाँ पर। और वैसे जब फोर्स धीरे धीरे बढ़ाने लगेगा तो ये अपने आप घटने लगेगा, क्योंकि इसको रोकने का काम है। रोकने का काम यही ज़्यादा से ज़्यादा करेगा। जैसे कि एकदम बीच में आ गया, ये पूरा का पूरा p रोक दिया, तो फ्रिक्शनल फोर्स ठीक मुझे सोने दो, मुझे और ज़रूरत नहीं है कुछ फोर्स लगाने का। लेकिन जब इससे थोड़ा भी कम है तो बोलेगा मुझे तो फोर्स लगाना पड़ेगा, और भी अपवर्ड। अब इसने उल्टा किया कि p नॉट से भी ज़्यादा फोर्स लगाने लगा, ये p का वैल्यू p नॉट से भी ज़्यादा हो गया, इधर आ गया। तो अब जो है सो ये टेंड टू स्लाइड है अपवर्ड डायरेक्शन में, तब वो एक्शन में आएगा कि नहीं स्लाइड मत करो, तो नीचे फोर्स लगाएगा थोड़ा सा, और ही फोर्स बढ़ा दिया और टेंड कर स्लाइड, इसको स्लाइड करने का टेंडेंसी बढ़ गया, तो बोलेगा नहीं अब मुझे और भी ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तो और फोर्स लगाएगा यहाँ पर। ऐसे करते करते यदि हम इस फोर्स को बढ़ाते जाए तो ये हमेशा रोकने की कोशिश करेगा, उसको अपना भी फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ाते चला जाएगा। और उसका लेकिन एक लिमिटिंग वैल्यू है, वो लिमिटिंग वैल्यू है म्यू, कितना है म्यू mg cos थीटा, ये फ्रिक्शनल फोर्स है, इतना तक लगा सकता है जो कि यहाँ पर आता है। ये देखिए म्यू यहाँ पर जो है इस केस में भी
रुका हुआ है, यहाँ तक रुका हुआ। उसके बाद में यदि और बढ़ाएं हम पी को तो बोलेगा कि आप आएगी अपना इतना ही फोर्स में लगा सकता हूँ, उतना लगाऊंगा। उसके बाद में यदि तुम ज़्यादा लगाते हो तो ये एक्सलेट करना शुरू करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, an open-ended U-tube of uniform cross-sectional area contains water, density है उसका 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। Initially the water level stands at 0.29 मीटर from the bottom in each arm, दोनों आर्म में 0.9 मीटर था। केरोसिन ऑयल वाटर इमिसिबल लिक्विड, केरोसिन ऑयल पानी में नहीं घूमता, कोई भी ऑयल जो पानी में जल्दी नहीं घुलता, और डेंसिटी 800 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर इज एडेड टू द लेफ्ट आर्म। यहाँ पर दिखा रहे हैं ब्लैक वाला जो है केरोसिन ऑयल है। Until its length is 0.1 meter, as shown in the schematic figure below. The ratio H1 by H2 of the heights of the liquid in the two arms is, ये H1 है यहाँ से यहाँ तक, और ये H2 है यहाँ से यहाँ तक। इसमें ये जो दिख रहा है ये सभी क्या है, ये सभी जो है सो पानी है, ये पानी है, और काला वाला वो केरोसिन ऑयल है। ठीक है, शुरू में कितना पानी था, 0.29 मीटर दोनों में, और इसमें कुछ होगा, इसको हम L बोल देते हैं। इतना हाइट था पानी का, और क्रॉस सेक्शनल एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वॉल्यूम है इनिशियली वाटर का, वॉल्यूम ऑफ वाटर इनिशियली, वॉल्यूम ऑफ वाटर फाइनली। बाद में वो तो चेंज नहीं करेगा, इनिशियल में हो या बाद में हो वो चेंज तो करेगा नहीं। तो बाद में कितना है वाटर का वॉल्यूम, यहाँ से देखते हैं। ये टोटल यहाँ से यहाँ तक H है, राइट, H1 है, तो उसमें से इसको यदि हम माइनस करते हैं तो ये बच गया H1 माइनस 0.1 मीटर, और ये तो H2 है। तो H1 माइनस 0.1 मीटर लेफ्ट साइड में, राइट साइड में H2, और ये जो हॉरिजॉन्टल साइड में है L, इसको एरिया से मल्टीप्लाई किए वॉल्यूम हो गया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। A चला गया इधर से, L चला गया दोनों तरफ से, इधर है 0.58 और इधर है 2H1 माइनस 0.1, तो H1 का वैल्यू कितना आया है, 2H1 नहीं प्लस H2 माइनस 0.1, तो एक इक्वेशन आ गया H1 प्लस H2 इज इक्वल टू 0.68। तो एक इक्वेशन यहाँ से आया, हमें इसका रेशियो पता करना है H1 और H2 का। दूसरा कहाँ से लाएं, इस तरह के केसेस में जहाँ पर कि कोई लिक्विड है, किसी एक आर्म में है, दूसरे आर्म में है, तो उस केसेस में हम क्या करते हैं, प्रेशर देखिए ये इक्विलिब्रियम में है, ये नीचे नहीं जा रहा है या ये नीचे नहीं जा रहा कोई भी, तो इस क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि उसका जो प्रेशर है सेम हो गया है। तो कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ले, यहाँ ले, कहीं भी ले, हम अपने सुविधा के हिसाब से यहाँ पर जो है हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं, इसको हम कहते हैं A और इसको कहते हैं B। ए और B दोनों पॉइंट पर जो है प्रेशर सेम, इसलिए ये मूव नहीं कर रहा है इक्विलिब्रियम में। ये इक्विलिब्रियम सिचुएशन है, तो वहाँ पर अब जो है सो प्रेशर A पर और प्रेशर B पर सेम है। अब प्रेशर कितना होता है, प्रेशर होता है रो GH, H कॉलम हाइट है, रो उसका डेंसिटी है, और G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पर जो प्रेशर है वो दो वजहों से है, पहले तीन वजहों से है। इस पर जो प्रेशर लग रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो यहाँ भी लग रहा है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि वो काउंटर बैलेंस करेगा। तो ये प्रेशर जो है यहाँ पर पहला एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दूसरा इसकी वजह से जो प्रेशर लग रहा है ये केरोसिन ऑयल की वजह से, तो रो केरोसिन ऑयल का, जी एच कितना है 0.1 मीटर है, इतना ही प्रेशर है ए पर। हाँ ये पानी का भूल गया, पानी का भी है ना, प्लस रो वाटर जी और हाइट है H1 माइनस 0.1 इक्वल टू सेकेंड तरफ उधर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये, और वाटर जो है H2 का, तो रो W G H2 ये चला गया। ये कितना है रो के, केरोसिन का 800 दिया हुआ है, G हर जगह से चला गया, उसको भी हटा देते टाइम्स 0.1 प्लस रो वाटर 1000 है, H1 माइनस 0.1 रो वाटर
1000, H2 है हमें नहीं पता। अब यहाँ से हम करते हैं 2 चौका 800, 2 पचे 1000, 2 पचे 1000, ये कितना आ गया 0.4 प्लस 5H1 माइनस 0.5 इक्वल टू 5H2। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं H1 माइनस H2 इज इक्वल टू, ये दोनों उधर चला गया तो 0.1 आया डिवाइडेड बाय 5, 0.02। ओके, तो H1 H2 ये दूसरा इक्वेशन आ गया मेरे पास। ये दोनों को सॉल्व करेंगे और इसका वैल्यू निकालेंगे, फिर रेशियो पता चल जाएगा। H1 प्लस H2 वो कितना था इक्वेशन 1 में 0.68 ऐड करते हैं 2H1 इक्वल टू, ऐड करने पे कितना आ गया 0.70, तो H1 आ गया 0.35। इसी को सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं H1 चला गया, इधर हो गया माइनस 2H2 और इधर हो गया माइनस 0.66, तो H2 हो गया 0.33। अब दोनों का रेशियो बताना है H1 बाय H2 या H2 बाय H1, H1 बाय H2। फाइनली इसलिए हमें पता चल गया H1 बाय H2 जो है सो H1 है 35, 0.35, 0.33, 35 बाय 33, यही हमारा रेशियो है। कौन सा ऑप्शन है 35 बाय 33, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, a student is performing an experiment using a resonance column and a tuning fork of frequency 244 per second, मतलब hertz. He is told that the air in the tube has been replaced by another gas. Assume that the column remains filled with the gas. If the minimum height at which resonance occurs is, ये है height, L बोलते हैं उसको height को। ये जो रेजोनेंस, इसको हम एक क्लोज ऑर्गन पाइप ले सकते हैं और ये वाला हाइट है जिसको L से डिनोट करें। तो ये जो हाइट है, मिनिमम हाइट एट विच रेजोनेंस ऑकर्स, ये जितना है, कुछ एरर बार है। इसका मतलब है कि ये लेंथ यदि वो मेजर करें तो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, वो लेंथ होगा समवेयर इन बिटवीन, ये माइनस और प्लस माइनस में, तो हो गया 0.345 और 0.355 मीटर, इसी के बीच में आना चाहिए लेंथ। ओके, द गैस इन द ट्यूब इज, कौन सा है, ये चार में से कोई कौन सा गैस है इन द ट्यूब में? देखिए नियोन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, उसका मोलिकुलर वेट दिया हुआ है 20, 28 ऐसे करके, और यहाँ पर रेशियो भी दिया हुआ है 10/m का, 10 डिवाइडेड बाय m जो है उसका वैल्यू दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि ये जो गैस है वो कौन सा है। तो क्वेश्चन ये कहा कि उसको एक्सपेरिमेंट कर रहा है, ट्यूनिंग फॉर्क लिया है और रेजोनेंस एक्सपेरिमेंट है, मतलब कि ये जो यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी आएगा वो इस ट्यूनिंग फॉर्क के बराबर आ जाएगा, तब रेजोनेंस होगा, बहुत ज़्यादा जो से आवाज़ सुनाई पड़ेगा, हाँ फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ जाएगा। और ये 244 हर्ट्ज है। ये कोई गैस है जिसके बारे में उसे पता नहीं कि कोई किसी खास तरह का गैस है, चार में से कोई एक गैस है, और उसने ये देखा कि ये जो रेजोनेंस होता है उसका कॉलन का हाइट जो है सो इतना है, कुछ एरर बार है, तो ये मतलब कि या तो 0.345 है या 0.355 के बीच में कहीं पर है, और कुछ वैल्यू दिए हुए हैं 167 RT, 140 RT ऐसे करके स्क्वायर रूट वैल्यू। ये सारे क्या है, यदि आपको ध्यान आप देंगे तो ये गामा का वैल्यू है, CP/CV का वैल्यू है 1.67 फॉर मोनोएटमिक गैस, और ये वैल्यू 1.40 है फॉर डायटोमिक गैस। तो मोनोएटमिक नियोन और आर्गन ये दोनों जो है इसके लिए गामा 1.67 है, और यही 1.67 है 167 के वैल्यू दिया हुआ है, और ये दोनों के लिए गामा जो है सो 1.4 है, क्योंकि ये दोनों ही डायटोमिक गैस है।
तो हम ऐसा करते हैं, हम एल का वैल्यू निकालेंगे, ये रेजोनेंस एक्सपेरिमेंट में जो एल का वैल्यू है वो निकालेंगे, और जिस केस में ये दोनों के बीच में आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो हम ऐसा करते हैं, रेजोनेंस हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी कितना होगा, पहले फ्रीक्वेंसी क्या होता है इस कॉलम का देखिए, वाटर कॉलम का फ्रीक्वेंसी कितना होता है। ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, तो उसके लिए क्या फार्मूला होता है, उसके लिए होता है V/4L टाइम्स 2n-1। n का वैल्यू 1 से कुछ 2, 3 कोई भी इंटीजर ऐसे चलता है ना, ऑड इंटीजर्स आ रहे हैं। और उसने क्या कहा है, तो L कितना हो जाएगा, L हम निकाल सकते हैं, और ये जो है L हो गया V टाइम्स 2n-1/4। ये F जो है इसका जो फ्रीक्वेंसी है वही फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फॉर्क का है रेजोनेंस में, तो रेजोनेंस में ट्यूनिंग फॉर्क का हो जाएगा, यही ट्यूनिंग फॉर्क का है, तब ये रेजोनेट कर रहा है। तो L का मिनिमम वैल्यू कितना होना चाहिए, L जो है उसने बोला कि मिनिमम वैल्यू जो है इधर मिनिमम हाइट एट विच रेजोनेंस अकर, रेजोनेंस के लिए जो मिनिमम हाइट है, रेजोनेंस कई हाइट पे अकर करेगा, लेकिन जो मिनिमम हाइट है वो यहाँ से नजर आएगा। n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, कोई इंटीजर, तो मिनिमम के लिए n को मिनिमम होना पड़ेगा और वो होगा 1, तो ये हो गया V/4L, n = 1। फर्स्ट टाइम इस हाइट पर जो है सो रेजोनेंस सुनाई पड़ेगा, यदि n = 2 लेंगे तो दूसरा हाइट पर रेजोनेंस सुनाई पड़ेगा। अभी का वैल्यू क्या है, v है स्पीड, है स्पीड ऑफ साउंड, वो कितना होता है, वो होता है गामा p/ρ, और इधर 1/4L। हाँ, गामा का वैल्यू तो हम डिपेंड करता है हम कौन सा गैस ले रहे हैं, यदि डायटोमिक ले रहे हैं तो 1.4 है, इसमें मोनोएटॉमिक ले रहे हैं तो 1.67 है, और p/ρ यहाँ पर हम गैस इक्वेशन लगाएं, PV = nRT, n को लिख सकते हैं m/M, नंबर ऑफ मोल्स है, तो मास इन ग्राम बाय मोलिकुलर वेट RT, PP, P, ये m को इधर ले जाएं, ये m जो है उसको भी लिख देते हैं ऐसे, तो ये RT हो गया, ρRT, मास टाइम वॉल्यूम डेंसिटी। अब हम लिख सकते हैं P/ρ = RT/m, इसको रिप्लेस करते हैं यहाँ पर 1/4πf0 फ्रीक्वेंसी है, गामा गामा है, और ये हो गया RT/m। अब इसी फार्मूला को हम लगाएंगे, यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस हैं, एक एक करके हम ऑप्शंस लगाएंगे, एक नहीं एक साथ में 2 लगाएंगे। तो हम ऐसा करते हैं, केस 1 चलते हैं मोनोएटॉमिक गैस के लिए। ये मोनोएटॉमिक गैस है जिसके लिए गामा का वैल्यू होता है 1.67, और तब उसके लिए एल मीन का वैल्यू कितना आएगा तो देखेंगे 1/4, एफ का वैल्यू दिया हुआ है, ये ट्यूनिंग फोर्क का फ्रीक्वेंसी है 244 हर्ट्ज, 244 हर्ट्ज। गामा कितना है 1.67 RT। यहाँ पर देखिए m जो है सो क्या है, इन ग्राम है, राइट। इसको हम यदि किलोग्राम में कन्वर्ट कर दें, इसको हटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/4f0 गामा RT बाय m। ये ग्राम में इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर दें तो 10⁻1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये ऊपर चला जाएगा, डिवाइड किए तो। अब यहाँ पर m जो है सो किलोग्राम में है, यहाँ पर ग्राम में था, मोलिकुलर वेट ग्राम में था, और यहाँ पर अब किलोग्राम में है, तो इसी को यूज करते हैं। यहाँ पर 1.67 टाइम्स 1000 टाइम्स RT बाय m, m जो है सो हमारा वैल्यू है, तो कितना आया इसको देख लेते हैं, 1/4 टाइम्स 244, ये आया 167 RT टाइम्स 10/m। ये वैल्यू दिया हुआ है 167 RT, ये 10/m आ रहा है इधर, और वो m जो है डिफरेंट है, डिफरेंट वैल्यू के लिए ही, इसलिए 10/m का वैल्यू दिया हुआ है। 10/m का वैल्यू यहाँ पर हर एक केस में दिया हुआ है। 167 RT का वैल्यू 640 है, 1/4 टाइम्स 244, 640 दिया है, 640 राइट। और 10/m का वैल्यू जो है सो हम
2 केसेस के लिए लेंगे क्योंकि 2 केसेस हमारा मोनोएटॉमिक है। तो नंबर 1 जो है नियोन के लिए देखते हैं। ये नियोन जिसके लिए M10/m का वैल्यू 7/10 है। तो नियोन के लिए हम देख रहे हैं L कितना आ रहा है 1/4 टाइम्स 244 टाइम्स 640 टाइम्स 10/m का वैल्यू आया नियोन के लिए 7/10। 7/10 ये कितना हो गया 64 4 28/61। अब डिवाइड कीजिए इसको 28 को 61 से, ये आता है 0 पॉइंट समथिंग, डिवाइड करके देख लीजिए 0.4 आता है। ये तो L2 से भी ज़्यादा आ गया। L का वैल्यू किसके किसके बीच में आना चाहिए था, रेंज यहाँ पर हमने देखा है निकाल के कहीं, ये इसके बीच में आना चाहिए था 0.345 और 0.355। इसको L1 के हैं, इसको L2 के हैं। 0.355 से ज़्यादा नहीं, 0.345 से कम नहीं, यहाँ उससे ज़्यादा हो गया 0.45। तो ये ऑप्शन गलत है, ये नहीं चलेगा। तो नियोन का नहीं चला। और दूसरा मोनोएटॉमिक गैस कौन सा है, आर्गन। आर्गन में देखते हैं, आर्गन के लिए देखते हैं L यहाँ कितना आता है, सेम वैल्यू, इसको केवल चेंज करना है 1/4 टाइम्स 244 टाइम्स 640 और ये वैल्यू कितना दिया है आर्गन में 17/32। 17/32 32 ने 64 4 बचे 20 आया 85/244। अब इसको तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। आप जब इसे डिवाइड करेंगे तो आता है 0.348। अब देखिए ये जो रेंज में है या नहीं है, 0.348 रेंज में आ गया। ये जो है 0.348 वो रेंज में है, L1 से बड़ा है और L2 से छोटा है, यही तो चाहिए था। तो इस आर्गन में हमें दिया कि जो लेंथ कॉलम का है वो होना चाहिए 0.348, जो स्टूडेंट ने एक्सपेरिमेंट करके पाया है कि उसका लेंथ ये दोनों के बीच में है। यही आंसर आपका सही, यही आपका आंसर है आर्गन। बाकी को आप करके देख लीजिए, चूंकि एक ही आंसर इसमें सही है तो और करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे करके फिर भी दिखाते हैं। केस 2 था डायटोमिक, और उसमें पहला वाला जो है सो है, देखते क्या है, नाइट्रोजन 3/5 नाइट्रोजन। इसमें 10/m का वैल्यू 3/5 है। L का वैल्यू कितना आया था, ये है 1/4 F0 गामा RT/m, राइट। ये 1/4 244 गामा, इस केस में गामा कितना है 1.4 है, तो 140 RT और इधर था 10/m। और इसका वैल्यू इसने कितना दिया है, 140 का भी वैल्यू दे दिया है, इधर 590। काम करेंगे इसको बाद में लेंगे। नाइट्रोजन के लिए 10/m का वैल्यू है 3/5, इसका वैल्यू 3/5, स्क्वायर रूट होगा 3/5। तो L कितना आ गया इसके लिए, ये जो नंबर है यहाँ पर 590 है, यहाँ लिख ही लेते हैं 1/4 टाइम्स 244, ये 590 हुआ और ये स्क्वायर रूट होगा 10/m है। ये चेंज करेगा केस 1 और केस 2 की। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, ये 590/4 टाइम्स 244 टाइम्स 10, ये हो गया 3/5। कुछ है नहीं, इसको डिवाइड कीजिए, ये आता है 0.36 जो कि बड़ा है L2 से।
L2 की वैल्यू 0.35 समथिंग था, 0.35, तो ये नहीं हुआ इस तरह से, इसका वैल्यू ज़्यादा आ गया, रेंज से बाहर है, ये भी नहीं हुआ। दूसरा जो है नाइट्रोजन के बाद एक दूसरा डायटमी गैस था ऑक्सीजन, जिसका 9/16 है, ये ऑक्सीजन, यहाँ पर इसके लिए 10/m का वैल्यू 9/16 है, तो यहाँ पर इसका वैल्यू निकालते हैं एल का, इस केस के लिए सब कुछ यहाँ से ले लेते हैं, तो कहते हैं 590/4 टाइम्स 244 टाइम्स 10/m का वैल्यू 9/16 है। अब आप इसको 2 जो भी वैल्यू आया, इसको यदि आप कैलकुलेट करेंगे तो 0.34 आया, जो कि उससे भी छोटा है, L1 से भी छोटा है। L1 था 34 कुछ देख लेते हैं, 35 था, 345, और ये 34 से भी कम आ गया, तो L1 से भी कम आ गया, तो ये हमारा आंसर नहीं है। तो इस तरह से हमारा आंसर केवल एक तो आया, इसमें एक ही सही है, और वो था ये वाला क्वेश्चन में आर्गन वाला। तो इसमें यही किए कि रेजोनेंस के लिए जो कंडीशन चाहिए, जो फ्रीक्वेंसी है और इस वाटर कॉलम से जो फ्रीक्वेंसी है, दोनों मैच करेंगे। और बोले कि फर्स्ट टाइम उसे जब मिल रहा है ये रेजोनेंस, तो n/1 लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं लेंथ जो है सो प्रोपोर्शनल है n की, n एंड हार्मोनिक्स उसके प्रोपोर्शनल है, तो जो सबसे कम हाइट पर मिलेगा वो n/1 होगा। और यहाँ पर भी जो है वेलोसिटी वो होता है गामा p/ρ, और यदि ये गैस इक्वेशन यहाँ पर लगा दें तो ये आ जाता है p/ρ आ जाता है RT/Km। m जो है सो मोलिकुलर वेट है जो ग्राम में है, सो किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड किया करते हैं। और अब उसके बाद में गामा की वैल्यू, यहाँ पर दो तरह के गैसेस हैं, फर्स्ट और लास्ट वाला जो था वो मोनोएटॉमिक गैसेस थे, नियोन और आर्गन, और दो जो दूसरा गैस बचा सेकेंड और थर्ड नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, वो दोनों डायटोमिक गैसेस हैं। मोनोएटॉमिक गैसेस के लिए गामा के वैल्यू 1.67 होता है और डायटोमिक के लिए 1.44 होता है। तो इस सबको वैल्यू रख के, और यहाँ पर एक वैल्यू दिया हुआ है कि 10/m का वैल्यू कितना है फॉर डिफरेंट गैसेस। हम देखें कि ये जो नियोन के लिए हमारा L का वैल्यू आ रहा है जो रेंज में है, स्टूडेंट ने जो एक्सपेरिमेंट किया और उसने बताया कि L का वैल्यू ये कुछ रेंज में है, 0.345 और 0.355 इसके रेंज में है। तो यहाँ पर ये जो आया 0.4 नियोन का, वो तो उससे ज़्यादा हो गया तो नहीं चलेगा, लेकिन हमें आर्गन का देखते हैं 0.348 आता है इसके बीच में, तो यही आंसर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सर्कुलर क्वाइल यहाँ पे दिख रहा है, सर्कुलर क्वाइल ऑफ रेडियस r एंड n टर्न्स, इसका रेडियस r है और टर्न्स इसमें n है, हैज नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। ओके, रेजिस्टेंस जो है नेग्लिजिबल है, इसको r स्मॉल r को रेजिस्टेंस बोल रहे हैं, क्योंकि बड़ा r जो है वो रेडियस है। As shown in the schematic figure, its two ends are connected to two wires and it is hanging by those wires with its plane being vertical. Okay, इसका plane vertical है और ये दोनों hang कर रहा है। The wires are connected to a capacitor with charge Q. इसमें चार्ज कितना है? Q. ये वायर है, इससे कनेक्टेड है। The coil is in the horizontal uniform magnetic field V0. ये दिख रहा है, मैग्नेटिक फील्ड है, इसका डायरेक्शन दिखा रहा है एरो मार्क, और ये किधर दिखा रहा है? ये प्लेन में है। किस प्लेन में है? ये जो वाइल है उसके प्लेन में है। तो वाइल के प्लेन जो है उसी में ये है। मान लीजिए हमारा ये स्क्रीन जो दिख रहा है उसी पर हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं, और इस पर हम इसको भी ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि दोनों एक ही प्लेन में। अभी एरिया वेक्टर की हम यदि बात करें, ये जो हमें सर्किल दिख रहा है वो एक एरिया है, राइट। और उस एरिया का वेक्टर की हम बात करें तो वेक्टर का डायरेक्शन होता है परपेंडिकुलर, मतलब मेरी तरफ आता हुआ दिखेगा। यदि करंट इधर से जा रहा है तो मेरी तरफ से आता हुआ दिखेगा, करंट इधर से जा रहा है तो अंदर जाता हुआ दिखेगा। लेकिन इन बोथ केसेस ये हम जो है सो प्लेन पर परपेंडिकुलर है। तो एरिया वेक्टर का हम बात करें ds, ये एरिया वेक्टर है, और b ये दोनों के बीच में एक एंगल है, तो वो एंगल है 90 डिग्री। थीटा जो है सो 90 डिग्री है बिटवीन b0 और एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर के दोनों के बीच में 90 डिग्री है। ठीक है, आगे देखते हैं। When the switch is closed,
स्विच को जैसे क्लोज किया, द कैपेसिटर गेट्स डिस्चार्ज थ्रू द कॉइल इन ए वेरी शॉर्ट टाइम। ये जो है सो कॉइल, ये भी तो चार्ज है, वो इधर से जाकर डिस्चार्ज हो जाएगा बहुत शॉर्ट टाइम में, क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं है। रेजिस्टेंस होता तो कुछ फाइनाइट टाइम लेता, ठीक है। बाय द टाइम द कैपेसिटर इज डिस्चार्ज फुली, मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मोमेंटम गेन्ड बाय द कॉइल विल बी हाउ मच। यहाँ पर दिया हुआ 4 ऑप्शन, कोई एक सही है। एज्यूम दैट द डिस्चार्ज टाइम इज सो शॉर्ट दैट द कॉइल हैज हार्डली रोटेटेड ड्यूरिंग दिस टाइम। ये कॉइल जो है ये रोटेट नहीं करेगा, बहुत कम, ऑलमोस्ट 0 रोटेट करेगा। तो ये रोटेशन से रिलेटेड सवाल है। पूछा क्या है, कितना इसका एंगुलर मोमेंटम में चेंज हुआ। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम वो होता है टॉर्क। जैसे कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम वो होता है फोर्स, उसी का काउंटर पार्ट ये है। और यहाँ पर हमसे पूछा है ये चेंज इन लीनियर मोमेंटम, तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें कि ये हमें चेंज मिल गया लीनियर मोमेंटम में, और यहाँ पर जो भी वैल्यू है हमारा निकालना पड़ेगा। अब टाउ कितना होता है, यदि किसी कॉइल से होकर करंट पास कर रहा है तो वो एक मैग्नेटिक मोमेंट बनाए म्यू, तो कितना होता है आई एरिया। ये जो टॉर्क है, टॉर्क कितना होता है, टॉर्क होता है म्यू क्रॉस बी। इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे टॉर्क होता है पी क्रॉस पी, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये डायपोल मोमेंट है। यहाँ पर ये मैग्नेटिक मोमेंट है और ये मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पर कितना जो है सो टॉर्क होता है, तो उस टॉर्क का वैल्यू रखते हैं म्यू क्रॉस बी डी टी। अब म्यू जो है सो कितना है, आई ये बी है, सो बी नॉट है, और दोनों के बीच का एंगल ए बी साइन थीटा 90 डिग्री है डी टी। ये एक वेक्टर है, लेकिन हम जस्ट मैग्नीट्यूड लेते हैं, इधर से मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। अब ए बी नॉट, ये तो एरिया है पाई आर स्क्वायर, वो बाहर कर लिए, बी नॉट बाहर कर लिए, साइन 91 हुआ। हमारे पास जो आया वो डी टी, आई डी टी। आई डी टी क्या बता रहा है, चार्ज बता रहा है, एक छोटा सा अमाउंट में कितना चार्ज फ्लो किया है, वो है डी क्यू। और पूरा टाइम जो है जब तक पूरा डिस्चार्ज हो रहा है तो कितना चार्ज में चेंज हुआ है, कितना चार्ज फ्लो किया है, टोटल चार्ज, वो तो क्यू है। जो चार्ज यहाँ पर था सबका सब फ्लो कर गया तो क्यू हो गया। इसमें एक और चीज़ हम मिस कर गए कि इसमें टर्न्स हैं, तो यहाँ पर जब हम निकाल रहे हैं इसका मैग्नेटिक मोमेंट, उसमें एन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ भी एन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हर जगह एन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो पहले लिखा था वो एक टर्न के लिए था, एन टर्न के लिए इतना आ गया। तो ये हमें क्या निकला, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, यही आपका आंसर है। पाई आर स्क्वायर एन बी नॉट क्यू, देख लीजिए, पाई आर स्क्वायर एन बी नॉट क्यू, पाई आर स्क्वायर एन बी नॉट क्यू, ऑप्शन नंबर 2। अभी सेक्शन 2 आया है, इसमें जो है सो 3 क्वेश्चन हैं, और लेकिन ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, लेकिन इसमें एक से ज़्यादा आंसर सही हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको हम देखते हैं क्या बोल रहा है। इन द फिगर ए लैडर ऑफ मास m इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, इट इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, मेकिंग एंगल थीटा with the horizontal floor. The coefficient of friction between the wall and the ladder is mu1, and that of between floor and इसके ladder is mu2. The normal reaction of the wall on the ladder is n1. वॉल पर जो है इसका नॉर्मल रिएक्शन है n1, और इस पर जो नॉर्मल रिएक्शन है वो है n2. If the ladder is about to sleep है, तो ये 4 केसेस दिए हुए हैं, μ1 और μ2 का वैल्यू वेरी कर रहा है, μ1 0, μ2 नॉट 0। तो क्या n2 tan थीटा mg/2 होगा, या यही वाला सिचुएशन यहाँ पर नजर आ रहा है, μ1 0, μ2 नॉट 0, n1 tan थीटा mg/2 होगा। दोनों में से कोई क्या एक सही है। फिर इस केस में μ1 जो है सो 0 नहीं है, लेकिन μ2 0 है, तो n1 tan थीटा mg/2 होगा। ये 4 ऑप्शन है। तो इसमें क्या है कि हम एक एक करके सारे ऑप्शंस को हमें देखने पड़ेंगे। तो हम देखते हैं, पहला ये वाले ऑप्शन देखते हैं, μ1 is 0, μ2 is not 0. Case 1, μ1 is 0, μ2 is not 0. ये μ1 0 है, ये तो n1 है और ये n2 है।
एक फोर्स इस पर, इसका मास दिया हुआ है तो सेंटर पे इसका फोर्स लगेगा, सेंटर पे बीचों बीच में लगेगा फोर्स। यदि इसको हम x कहें तो ये हो गया x/2 बीचों बीच, इसको y कहें, ठीक है। ये N1 है, ये N2 है, ये μ1 जो है सो 0 है, मतलब कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगेगा इस डायरेक्शन में, जो भी फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा इधर लगेगा। अब इस तरह फोर्स लगे या इधर लगे, ये इसको जब भी होना है नीचे आएगा, ये जब नीचे आएगा तो इसको इधर जाएगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगेगा, μ2N2 यहाँ पर है। अब यदि हम इसका ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम देखें तो N1 को μ2N2 के बराबर होना पड़ेगा, क्योंकि x एक्सिस में कोई मोशन नहीं है। N1 को μ2N2 के बराबर होना पड़ेगा और mg को N2 के बराबर होना पड़ेगा। तो यहां से N1 N2 के बीच में एक रिलेशन आ सकता है, ठीक है। अब आगे में जो है सो इसमें जो ऑप्शन है उसमें एंगल दिया हुआ है, तो एंगल को लाने के लिए क्या करेंगे, देखिए अब ये जो है अबाउट टू स्लीप है, तो इसका मतलब है कि यहाँ से यदि हम इसका रोटेट कहीं से भी किसी पॉइंट से निकाल सकते हैं, रोटेशनल टॉर्क निकालते हैं, वो टॉर्क 0 होगा। टॉर्क 0 है क्योंकि 0 से थोड़ा भी वैल्यू बढ़ेगा इसका पॉजिटिव होगा तो वो रोटेट करना शुरू करेगा। तो टॉर्क हम किसी भी पॉइंट के अबाउट निकाल सकते हैं, ए के अबाउट निकाल सकते हैं, ओ के अबाउट निकाल सकते हैं और बी के अबाउट निकाल सकते हैं। हम जो है बी के अबाउट टॉर्क निकालते हैं और बोलते हैं वो 0 है, क्योंकि अब जस्ट स्लीप करने वाला है। तो टॉर्क भी यहाँ से निकाल रहे हैं, ये mg कितना टॉर्क देगा, mg और उसका जो आर्म है, आर्म मतलब mg जो फोर्स का डायरेक्शन है वहां से जो मिनिमम डिस्टेंस है इस पॉइंट का, और वो है x/2, ये मिडिल पॉइंट है x/2 प्लस नहीं, इसका डायरेक्शन किधर है, आप राइट हैंड कर्ल रूल यूज कीजिए और अपना जो चारों कर्ल्स फिंगर है उसको B से O की ओर ले जाइए, BO डायरेक्शंस में, और mg की ओर कर्ल कीजिए, तो डायरेक्शन किधर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, राइट। इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, ये इनटू द प्लेन जा रहा है। और कोई दूसरा फोर्स है, ये दोनों फोर्स तो जो देख रहे हैं N2 और μ2N2 वो तो टॉर्क लगाएगा नहीं, क्योंकि R क्रॉस F यहाँ पर तो 0 है, R ही 0 है। ये N1 बचा, वो N1 लगाएगा, कितना N1 और इसके बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस है मतलब वो है y डायरेक्शन। फिर वही करेंगे, B1 की ओर अपना फिंगर रखेंगे, N1 की ओर कर्ल करेंगे। अब हमारा थंब जो है अपवर्ड साइड दिखा रहा है, यहाँ पर डाउनवर्ड था, यहाँ अपवर्ड है, जिसको ऐसे डिनोट करते हैं। तो ये दोनों का डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट है, तो इक्वल टू 0 है इधर। तो ऑपोजिट है तो एक साइड करने के लिए हम इसको ऐसे कर सकते हैं, -N1y इक्वल टू 0। तो क्या आ गया, mg/2 इक्वल टू N1y/x, और y/x क्या है, देखिए ये y ये x और ये वाला एंगल है थीटा, tan थीटा इक्वल टू y/x, tan थीटा। ये आपका सॉल्यूशन हुआ, mg/2 इक्वल टू N1 tan थीटा। किस ऑप्शन में है, इस केस के लिए इसमें है या इसमें है, N1 tan थीटा इक्वल टू mg/2, तो आंसर ये आपका सही है। N2 tan थीटा इक्वल टू mg/2 होगा क्या, यहाँ तो नहीं आया, यहाँ N1 आया, चेक कर लेते हैं। यहाँ पर बताया था कि दोनों के बीच में रिलेशन है, यहाँ से N1 को हटा देते हैं, N2 को रख देते हैं, N1 इक्वल टू μN2 tan थीटा। तो यहाँ से N2 tan थीटा कितना आ गया, mg/2 म्यू आ गया, 2 म्यू केवल मैं क्यों लिख रहा हूँ, μ2 है ना, हाँ तो वो नहीं आया, N2 tan थीटा इक्वल टू भी बोल रहा था mg/2, यहाँ μ2 आ गया एक्स्ट्रा में, तो वो ऑप्शन गलत है। केवल mg/2, यहाँ 2 म्यू होना चाहिए था, 2 μ2 तब सही होता है, लेकिन ये तो है नहीं, तो ये गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत। अब ये दो केस में देखते हैं, ये दोनों अलग अलग केस है। देखिए यहाँ पर जो है सो μ1 नॉट 0, μ2 0 है, और यहाँ पर दोनों ही नॉन 0 है। तो दूसरा केस चलते हैं, μ1 नॉट 0, μ2 0, शायद ये था केस, एक बार देखना पड़ेगा। हाँ, और इसमें क्या लाना है, N1 tan थीटा लाना है। μ2 0 है, नीचे में 0 है और यहाँ पर 0 नहीं है,
तो यहाँ पर जो है पहले N1 N2 लिख लें, ये नॉर्मल प्रोसेस है। यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं है, यहाँ फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन किधर लगेगा, ये नीचे आने की कोशिश कर रहा है तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, μ1 N1। यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स है, यहाँ नहीं है। और इस पर वेट तो रहेगा ही हमेशा mg। और ये बता दें फिर कि ये जो है सो हाफ हाफ है, ये x/2 है, ये x/2 है और ये y है, ये b है। इसके अबाउट हम फिर टॉर्क कंसीडर करते हैं। टॉर्क b इक्वल टू 0। तो इसके अबाउट टॉर्क mg की वजह से आ रहा है, जैसे पिछले टाइप किए थे x/2 mg, और इसके बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस है x/2 डायरेक्शन डाउनवर्ड, प्लस इसके वजह से, अब यहाँ पर दो फोर्सेस हैं, ये दोनों फोर्सेस की वजह से भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो N1 की वजह से पहले भी किए थे, N1 टाइम्स इसके और इसके बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस है B पॉइंट से, N1 का डायरेक्शन है, उसका जो मिनिमम डिस्टेंस है वो है y अप डायरेक्शन में, फिंगर रख के देख लीजिए अप डायरेक्शन में। और वही डायरेक्शन जो है μ1 N1 के लिए भी है, μ1 N1 इसका जो डायरेक्शन है B से कितना मिनिमम डिस्टेंस है, ये x है, ये डायरेक्शन, ये B से मिनिमम डिस्टेंस x है, ये आर्म हो गया, ये फोर्स आर्म, और डायरेक्शन आप फिंगर रख के देख लीजिए, B2 A की ओर फिंगर रखिए और उसे कर्ल कीजिए फोर्स के डायरेक्शन में, N1 का डायरेक्शन में कीजिए चाहे μ1 N1 के डायरेक्शन में कीजिए, दोनों ही डायरेक्शन में थंब हमारा अपवर्ड दिखा रहा है। तो ये हमारा टोटल फोर्स हो गया, हाँ टोटल टॉर्क हो गया, वो 0 है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको साइन को मैनेज कर लेते हैं, mg x/2 इस सबको माइनस N1y माइनस μ1 N1 x इक्वल टू 0, सबको हम x से डिवाइड कर दें तो ये हो गया mg/2, इसको उधर ले गए N1 y/x प्लस μ1 N1 mg/2 इक्वल टू, ये हो गया N1 tan थीटा प्लस μ1 N1, तो N1 कॉमन कर लिए, μ1 प्लस tan थीटा, और यहां से मैं N1 का वैल्यू आया mg/2 μ1 प्लस tan थीटा, ये हमारा N1 का वैल्यू है। यही N1 पूछ रहा है, आया क्या N1 का, वहां जो वैल्यू जो बोल रहा है यहाँ पर mg/2 बता रहा है, mg/2 तो नहीं है, mg/2 के अलावा भी यहाँ और कुछ है, तो वो ऑप्शन भी गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। अभी लास्ट ऑप्शन देखते हैं, दोनों ही केसेस में μ1 और μ2 दोनों ही नॉन जीरो है, तो लास्ट ऑप्शन चलते हैं, केस 4 है शायद, μ1 नॉट इक्वल टू 0 नॉट इक्वल टू μ2। अब जो इसका फोर्स लग रहा है, पहले ये फोर्स N1 N2, इस पर जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा इधर लगेगा μ2 N2, इस पर भी लगेगा μ1 N1, क्योंकि ये इधर स्लाइड करेगा या इधर मूव करेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगेगा, नीचे आ रहा तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगेगा, और वेट है अपना। अब इसका इक्विलिब्रियम देखते हैं, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम देखते हैं, तो mg जो है उसको बैलेंस कौन करेगा, μ1 N1, और ये μ2 N2 को कौन बैलेंस करेगा, N1। निकालना क्या है, निकालना है इस केस में N2 का वैल्यू, तो N2 यहां से निकाल लेते हैं, N2 जो है सो हो गया N1 बाय μ2, और N1 जो है वो हो गया mg बाय μ1, नहीं इसमें थोड़ा गलत हो गया, ये M2 भूल गए, mg को बैलेंस केवल μ1 N1 नहीं कर रहा है, N2 भी कर रहा है, यहाँ पर N2 भी है,
तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ से जस्ट N2 की वैल्यू निकालना है और क्या करना है, तो N1 का वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, अपने आप निकल जाएगी। μ1 N1 की जगह पर μ2 N2 प्लस N2, तो N2 आ गया mg डिवाइडेड बाय 1 प्लस μ1 μ2, यही है क्या, mg डिवाइडेड बाय 1 प्लस μ1 μ2, mg डिवाइडेड बाय 1 प्लस μ1 μ2, हाँ है, ये आपका आंसर। तो दो आंसर आपका सही हुआ 3 और 4। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे था, एक एक करके बनाना पड़ेगा, इसका काफी टाइम लेता है, लेकिन ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जिस मोर देन वन आंसर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू बॉडीज each of mass m are kept fixed with a separation 2l, okay, इधर l इधर l, a particle mass small m is projected from the midpoint of the line joining their centers perpendicular to the line, इधर जा रहा है। The gravitational constant is g, the correct statement E और r कौन सा सही है, तो पहला है कि the minimum initial speed velocity of the mass m to escape the gravitational field of the two bodies is, सेम क्वेश्चन है, 3 आंसर है, कोई एक सही है। तो पूछ रहे कि एस्केप वेलोसिटी क्या है इस केस में, हमारे पास दो बड़ा ऑब्जेक्ट है, एक छोटा ऑब्जेक्ट इसमें m है, यहाँ से एस्केप करना है इसको, तो एस्केप करना है तो इसका वेलोसिटी क्या होगा, एस्केप वेलोसिटी जो पूछ रहा है v। तो जस्ट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं, यहाँ पर जो भी एनर्जी है और चला गया इन्फिनिटी पर, इधर कहीं वो मास चला गया यहाँ पर, जहाँ की ग्रेविटेशनल फोर्स इस कैपिटल M की वजह से किसी की वजह से नहीं है, और इसका स्पीड भी 0 है यहाँ पर, और ग्रेविटेशनल फोर्स भी यहाँ पर इंट्रैक्शन भी 0 है, मतलब ग्रेविटेशनल एनर्जी भी 0 है। सो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों इन्फिनिटी पर 0 है। तो कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी लगाते हैं, कहीं पर लॉस नहीं हो रहा है एनर्जी, इधर से हवा होकर जा रहा है, हम उसे इग्नोर कर रहे हैं कि हवा में जो फ्रिक्शन लग रहा है जिसकी वजह से कुछ एनर्जी लॉस हो रहा है। लॉस का मतलब पोटेंशियल काइनेटिक से हालत कुछ और, लाइक हीट में लाइट में जा रहा है। तो इनिशियल एनर्जी यहाँ पर और इनिशियल एनर्जी टोटल एनर्जी फाइनल यहाँ पर। इनिशियल एनर्जी क्या है, यहाँ पर इसका एनर्जी क्या है, पहले तो काइनेटिक एनर्जी है ½ और ये दोनों की वजह से पोटेंशियल एनर्जी है वो कितना होता है -gmm बाय डिस्टेंस L, R की जगह पे L। ये इसकी वजह से फिर -gmm बाय L, और ये दोनों का आपस में है मुझे उसका मतलब नहीं, क्योंकि ये हमेशा तब रहेगा, स्मॉल m यहाँ रहे या कहीं और रहे, ये दोनों के बीच में जो एनर्जी है वो रहेगा, इसको हम कंसीडर नहीं करते। यहाँ पर उसका स्पीड क्या हो गया इन्फिनिटी पर 0, ये इसके और इसके बीच में इंटरेक्शन एनर्जी कितना है 0, इन्फिनिटी गया है ना, सब कुछ 0, तो इधर राइट साइड में तो 0 हो गया, और तब यहाँ से एस्केप वेलोसिटी है हमें पता चल जाएगा, ½ एस्केप वेलोसिटी स्क्वायर इक्वल टू हो गया 2gmm बाय L। तो वेलोसिटी am तो चला गया, एस्केप वेलोसिटी कितना आया 2 2 4 gm बाय L, तो 4 से 2 बाहर चला जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया, ये आपका आंसर है 2gm बाय L, 2gm बाय L, ऑप्शन नंबर ए 2। 3 में से 2, एक ही तो सही है, 2 हो गया, बाकी को देखना नहीं है। द एनर्जी ऑफ द मास m रिमेन्स कांस्टेंट, इसको चेक करना है। m का जो एनर्जी है, तो m का एनर्जी कौन कौन सा एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है ½ mv², और ये पोटेंशियल एनर्जी है विद दिस m एंड विद दैट m। ये इसका जो सम है एनर्जी टोटल जो है ½ mv², काइनेटिक एनर्जी स्क्वायर, और ये gmm बाय L, ये यहाँ पर है। ये कांस्टेंट है या नहीं, ऑफ कोर्स कांस्टेंट है, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स है। हाँ, इन्फिनिटी में यहाँ भी 0 है, वहाँ भी 0 है, ये कांस्टेंट है। यदि इस पर कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लगता है, जैसे कि मान लीजिए पार्टिकल हम एटमॉस्फेयर होकर क्रॉस कर रहा है और वहाँ पर एक फोर्स लग रहा है ना, ड्रैग फोर्स, डिस्कस फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, जिसकी वजह से कुछ एनर्जी कन्वर्ट हो जा रहा है इस मैकेनिकल एनर्जी से हीट एनर्जी में, तो ये कंजर्व नहीं रहता है। लेकिन वैसा कोई भी यहाँ पर उसने बात नहीं किया है, यहाँ पर केवल एक ही फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि कंजर्वेटिव फोर्स है, और इसलिए वो एनर्जी कंजर्व है। तो आंसर ये भी है सही।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रिजिड वायर लूप ऑफ स्क्वायर शेप में है, ऑफ साइड एल साइड का दिया हुआ है, एंड रेजिस्टेंस आर, इसका रेजिस्टेंस, इस लूप का रेजिस्टेंस आर है, एक जगह दिखा रहे हैं, हर जगह नहीं दिखाएंगे। इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, ये रहा एक्स एक्सिस, विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी v0, कांस्टेंट वेलोसिटी v0 से मूव किया इन द प्लेन ऑफ द पेपर एट t इक्वल टू 0, द राइट एज ऑफ द लूप इंटर्स ए रीजन ऑफ लेंथ 3l, ये 3l का जो रीजन है, where there is a uniform magnetic field b0, ये b0 जो है सो मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस वाला जो दिखा रहा है, into the plane of the paper, डायरेक्शन इसका into है, plane of the paper, क्रॉस से वही दिखाते हैं, into the plane as shown in the figure for sufficiently large v0, यदि v0 sufficiently large है, the loop eventually crosses the region, यहाँ से निकल कर बाहर निकल जाता है, जो यहाँ दिख रहा है। यदि इसका वेलोसिटी बहुत ज्यादा नहीं रहेगा तो बीच में ही जाकर अटक जाएगा, रुक जाएगा। लेट एक्स बी द लोकेशन ऑफ द राइट एज, राइट एज का जो है सो लोकेशन वो बता रहा है, शुरू में 0 है, बाद में यहाँ पर आकर 4l आ गई, यहाँ पर 2l है, तो राइट एज का जो है सो लोकेशन, एक्स बी द लोकेशन ऑफ द राइट एज ऑफ द लूप, लेट वी एक्स वेलोसिटी है एट एक्स इक्वल टू एक्स, आई करंट है और फोर्स ये वेरिएबल है, वो एक्स पर डिपेंड करता है, रिप्रेजेंट्स द वेलोसिटी ऑफ द लूप, करंट इन द लूप एंड फोर्स ऑन द लूप रेस्पेक्टिवली एज शोन इन द फिगर, फंक्शन ऑफ एक्स। काउंटर क्लॉकवाइज करंट जो है उसको हम लेते हैं पॉजिटिव, काउंटर क्लॉकवाइज इधर यदि करंट फ्लो करेगा तो हम उसे पॉजिटिव लेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज यदि फ्लो करेगा तो इसे हम नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो इसमें से 4 ऑप्शन है, कौन सा सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीमेटिक प्लॉट इज और आर करेक्ट? इग्नोर ग्रेविटी। ठीक है, तो क्या है कि देखिए जैसे ही इसके अंदर ये घुस जाएगा तो हमें पता है कि यदि कोई भी कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो एक बैटरी जैसा एक इलेक्ट्रॉनिक फोर्स जो है वो इंड्यूस करता है, जो होता है BVL। B मैग्नेटिक फील्ड है, B0 यहाँ पर दिया है, V उसका वेलोसिटी है, और L जो रॉड यहाँ पर है, ये रॉड जो दिख रहा है ये A रॉड या A रॉड, ठीक है। और डायरेक्शन, इसका जो डायरेक्शन वो किधर होता है वो हम V क्रॉस L जो है सो V क्रॉस B जो है सो डायरेक्शन देता है। एक्चुअली ये होता है, ये एक्चुअली होता है L टाइम्स V क्रॉस B। आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज है इस पर, ठीक है, अब वो इधर मूव कर रहा है तो उस पर लॉरेंस फोर्स लगेगा, पॉजिटिव चार्ज है और वो इधर मूव कर रहा है तो उस पर लॉरेंस फोर्स लगेगा, F इक्वल टू QV क्रॉस B। तो V क्रॉस B का डायरेक्शन जिधर किधर फोर्स लग रहा है वो पॉजिटिव चार्ज उधर जाके एक्यूमुलेट करेगा। यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन हमारे इस कैलकुलेशन के हिसाब से हमारे लिए इजी है कि ये कहना कि मान लेते हैं कोई पॉजिटिव चार्ज है, जैसे कि हमारे पूर्वजों ने सोचा था कि कोई पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है इसलिए करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन का ऑपोजिट है, क्योंकि उस वक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में पता नहीं था, सोचा था कि करंट जो है कोई पॉजिटिव चार्ज की फ्लो करने की वजह से है। तो अभी हम वही पूर्वजों की बात को फिट कर रहे हैं कि यहाँ पर मान लेते हैं कोई पॉजिटिव चार्ज है और उस पर फोर्स इधर मूव कर रहा है तो लॉरेंस फोर्स इधर लग रहा है, तो इधर लग रहा है तो इधर हायर पोटेंशियल हो गया, हायर पोटेंशियल। तो बैटरी जो बनेगा इस तरह से बनेगा, क्योंकि राइट मूव कर रहा है तो V क्रॉस B का डायरेक्शन में दिखाता है कि ये हायर पोटेंशियल अप साइड में। यहाँ भी इस केस में क्या है कि बैटरी यहाँ बनेगा हायर पोटेंशियल ऐसे, तो इसमें करंट किधर जाएगा, इधर जाएगा, ये हायर टू लोअर पोटेंशियल जाता है, इसमें करंट किधर जाएगा, इधर जाएगा, यहाँ भी करंट इधर जाएगा। तो यहाँ पर तो कोई करंट, यहाँ पर दो वायर होंगे ना, एक और वायर हो गया, ये भी मूव कर रहा है तो इसमें भी एक बैटरी यहाँ भी है, ये मूव कर रहा है बैटरी यहाँ भी है, और दोनों ही सेम है क्योंकि दोनों का वेलोसिटी सेम है, दोनों का लेंथ सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है। तो यहाँ पर नेट जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो जनरेट हुआ वो हो गया नेट E माइनस E मतलब 0। ये और ये दोनों देखिए पोले कंप्लीटली ऑपोजिट है, लेकिन यहाँ पर अकेला है तो करंट मूव करेगा, तो यहाँ कोई करंट मूव नहीं करेगा, इसमें करंट ही नहीं है। तो करंट कहाँ पर है, यहाँ पर 0 है, और यहाँ पर करंट मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पर करंट मूव कर रहा है क्लॉकवाइज, तो ये हो गया पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव।
तो देखिए करंट, ये करंट है, करंट का डायरेक्शन देखिए, शुरू में पॉजिटिव, उसके बाद जीरो, उसके बाद में नेगेटिव। शुरू में पॉजिटिव, देखिए ये करंट है, शुरू में पॉजिटिव, उसके बाद जीरो, जब तक कि 3L नहीं पहुंच जाता, ये वाला जो है यहाँ तक नहीं पहुंच जाता, उसके बाद में फिर करंट फ्लो करना शुरू करता है और उसका डायरेक्शन रहता है क्लॉकवाइज, मतलब नेगेटिव, यहाँ से 4L तक। 4L आने का मतलब, कहने का मतलब है ये बाहर निकल गया। अब इधर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो ये बैटरी जैसे तो काम करेगा नहीं, तो कोई करंट है नहीं, तो उधर उसके बाद जीरो है, तो ये सही हो गया यही। आप चाहो तो कैलकुलेशन कर सकते हो और पूरा एक्सप्रेशन बता सकते हो। यदि मान लीजिए इसने ऐसा ही एक और दे दिया है और यहाँ पर वैल्यू रख दिया कि ये वैल्यू इतना है, ये वैल्यू इतना है, और तब चूज करने के लिए बोला, तब आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। लेकिन इस केस में वैसा नहीं है। यहाँ दो करंट का डायरेक्शन है, यहाँ पर दोनों ही पॉजिटिव दिखाया, यहाँ पर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दिखाया, और बीच में जीरो है। बीच में जीरो है क्योंकि दोनों ही रड जो है सो एक बैटरी बना देगा और उसका पोलैरिटी एक दूसरे का ऑपोजिट है, इसलिए जीरो है। जस्ट फिगर को देखकर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो नेगेटिव होना चाहिए, तो ये सही होगा। ओके, तो करंट दो में से एक सही था, आ गया। अब वेलोसिटी देखें, वेलोसिटी को क्या होगा, या फोर्स देख लें पहले। जैसे इसके अंदर आएगा, यहाँ पर ये इसके अंदर जैसे ही जाएगा, देखिए फोर्स का हम देखते हैं, ये इस पर एक करंट मूव कर रहा है, इधर करंट जा रहा है, तो F जो है सो IL क्रॉस B होता है। फोर्स किसी करंट कैरिंग वायर जो है यदि मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर फोर्स लगता है IL क्रॉस B। यहाँ पर L और B के बीच का जो डायरेक्शन है वो 90 डिग्री है, तो सिंपली ILB होगा। डायरेक्शन किधर, लेफ्ट या राइट, तो L की तरफ अपना फिंगर रखिए, जिधर करंट मूव कर रहा है उधर L पर फिंगर रखिए, और B की तरफ उसे कर्ल कीजिए। B यहाँ डाउनवर्ड है, कर्ल किया तो मेरा लेफ्ट हैंड थंब जो है सो लेफ्ट साइड में दिखाता है, तो इस पर जो फोर्स लगेंगे वो लगेंगे इधर, ठीक है। यहाँ पर करंट भी नहीं मूव कर रहा है तो यहाँ फोर्स कितना है, यहाँ जीरो है। यहाँ पर आया, अब करंट किधर मूव कर रहा है, करंट तो इसमें इधर ही मूव कर रहा है, यहाँ पर फिर ये बैटरी है, लेकिन राइट साइड से होकर मूव कर रहा है, कोई बात नहीं। इस पर तो ये तो बाहर निकल चुका है तो इस पर तो फोर्स लगेगा नहीं, फोर्स इसी पर लगना है, तो फिर वही फार्मूला लगाते हैं IL क्रॉस B। अब भी फोर्स इसमें नेगेटिव है लेफ्ट साइड में, तो यहाँ भी लेफ्ट में, यहाँ भी लेफ्ट में, राइट में कहीं नहीं है। ये फोर्स में दिखा रहा है कि शुरू में जो है सो लेफ्ट है, लेफ्ट साइड मतलब नेगेटिव, ये एक्स एक्सिस का ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो ये नेगेटिव, ये तो सही है, लेकिन यहाँ पर ये पॉजिटिव दिखा रहा है, ये गलत है, और इस वजह से ये ऑप्शन भी गलत हो गया, ये तो गलत हो ही गया था। अब लास्ट बचा हमारा वेलोसिटी, तो वेलोसिटी को देखते हैं। तो यहीं पर देखिए ये जो फोर्स लग रहा है हमेशा लेफ्ट साइड में लग रहा है, लेफ्ट साइड जा रहा राइट साइड में, ये जो है वो जा रहा राइट साइड में, अब फोर्स लग रहा है लेफ्ट साइड में, मतलब उसमें एक डिसेलरेशन है, उसका स्पीड हमेशा कम होगा, राइट। यहाँ पर फोर्स नहीं लग रहा तो वहाँ स्पीड कम नहीं होगा, तो यहाँ पर कोई स्पीड है V0 और उसके बाद एक फोर्स लगा, उसका स्पीड को थोड़ा कम कर दिया, आप यहाँ फोर्स नहीं लग रहा तो उसी स्पीड से चलता रहेगा तब तक जब तक कि ये यहाँ ना पहुँच जाए, 2L तक ना पहुँच जाए, ये यहाँ तक नहीं, यहाँ तक नहीं, ये जब तक 3L तक ना पहुँच जाए, ये वाला इंडिया, कि जब तक फुली इमर्स है मैग्नेटिक फील्ड में तब तक कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो उसका वही वेलोसिटी वही रहेगा, चेंज नहीं करेगा। उसके बाद जैसे यहाँ से ये इंड बाहर निकलेगा, इस पर फिर फोर्स लगने लगेगा, वो भी लेफ्ट साइड में, और ये जा रहा राइट साइड में, मतलब और डिसलेशन, फिर डिसलेशन स्टार्ट हुआ, जो भी स्पीड यहाँ पर था कांस्टेंट अब वो भी घट के कुछ और कम हो जाएगा। तो वो सिचुएशन यहाँ वेलोसिटी में दिखा रहा है, शुरू में कुछ स्पीड है V0, ठीक है, फोर्स लेफ्ट में लगा तो वेलोसिटी कम हो गया, उसके बाद L से 3L तक, यहाँ तक जब तक आ गया वो फुली इमर्स्ड है मैग्नेटिक फील्ड में, डूबा हुआ है, तो उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा है, कांस्टेंट है। उसके बाद फिर फोर्स लगने लगा, जैसे ही एक एंड बाहर निकला तो फोर्स लगने लगा, और जब फोर्स लगने लगा उसको भी डायरेक्शन ऑपोजिट है, डिसलेशन है, तो उसका स्पीड कुछ कम हो गया, यहाँ से बाहर निकल आया, तो ये सही। तो इस तरह से इसमें 3 आंसर सही हुए, 3 नहीं 2 आंसर सही हुए, 2 and 4। तो ये थे क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विथ मोर देन 1 आंसर्स। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी सब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।